हेलो एवरीवन, मैं आदर्श शर्मा स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर को लेके आया हूँ। ठीक है, तो आज हम जैसे कि जानते हैं कि हमारा लेक्चर नंबर 9 है। तो अभी प्रीवियस टाइम में हमने चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर नंबर 1 आपका इंट्रोडक्शन था, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल और टेस्टिंग के बारे में थे, और जो चैप्टर नंबर 2 था आपका वो स्ट्रेस स्ट्रेन के कॉन्सेप्ट के बारे में था कि स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है, बाकी इलास्टिसिटी के बारे में, स्ट्रेन स्ट्रेन कर्व के बारे में, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में, और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें हमने पढ़ी। ठीक है, टैपर्ड बार बार सेक्शन पढ़ी। अब जो तीसरा चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा नंबर्स इससे आता भी है, तो तीसरा चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, जो तीसरा चैप्टर है वो है आपका शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। चैप्टर 3 शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, इसको बोलते हैं कर्तन बल एवं नमन। शियर फोर्स यानी कर्तन बल, बेंडिंग मोमेंट मतलब नमन, डायग्राम मतलब चित्र। ठीक है, या फिर डायग्राम को आरेख बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और ये लेक्चर कौन सा है? लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर आपका कौन सा? लेक्चर नंबर 9। ठीक है, तो इस बीम में हम पढ़ेंगे कि शियर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, और ये दोनों जो चीज़ें हैं हमारी बिल्डिंग पे, हमारी बिल्डिंग जो है वो आरसीसी की बिल्डिंग है या फिर आपको कोई नॉर्मल बिल्डिंग ले लीजिए या स्टील की बिल्डिंग ले लीजिए, उस बिल्डिंग पे ये किस तरह वर्क करता है, इसका मतलब क्या है, इसका डायग्राम कैसे बनता है, क्या सारी चीज़ें के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 1 बाय 1 हम सारी चीज़ों को लिखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा इसमें आता है, हम सबसे पहले से क्या पढ़ेंगे? बीम। सबसे पहले हम बीम पढ़ेंगे। बीम को हम क्या बोलते हैं? धरन। बीम को क्या बोलते हैं? धरन। बीम हमारा क्या होता है? बीम सबसे पहले हमारा क्या है? तो बीम क्या होता है? धरन। धरन एक समान काट वाली क्या होती है? छड़ होती है। मैं आपको बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा क्या है? ये हमारा बीम। बीम क्या होती है? एक समान काट वाली छड़ होती है। समान काट मतलब सेम क्रॉस सेक्शन, जो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन होगा वही क्रॉस सेक्शन लास्ट तक होगा। ठीक है, समान काट वाली छड़ होती है। और ये बीम क्या करता है? जो भी फोर्सेस होते हैं, जो भी मोमेंट्स होते हैं, जैसे जो भी इस पे बल लग रहा है, जो भी इस पे आघूर्ण लग रहा है, ठीक है, वो सारी चीजें क्या होती है? वो बीम ही क्या करती है? उनको बीम ही उनको क्या करनी है? बीम ही उनको क्या करता है? सपोर्ट करता है। ठीक है ना, बीम क्या करता है? सारी चीजों को सपोर्ट करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर क्या है? यहाँ पे बीम लगा है। बीम क्या कर रहा है? चीजों की जो लोड है, उन लोड को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। लोड को क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। लोड को क्या करता है? रोड को रोकता है, रोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो बीम आप यहाँ पे समझ सकते हैं। बीम आपका ऐसे भी हो सकता है, बीम आपका इस तरह भी हो सकता है, मतलब सर्कुलर बीम भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर बीम भी हो सकता है, और स्क्वायर बीम भी हो सकता है। बीम बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है ना, तो बीम आप सिंपल से समझिए। बीम क्या है? जिस पे कार्य करने, बीम क्या है? बीम एक समान प्रकार की एक समान काट वाली छड़ होती है, जिस पर कार्य करने वाले सभी बल या बलयुग्म छड़ की लंबाई की अक्ष से गुजरने वाले समतल में होते हैं। ठीक है, तो ज्यादा आपको नहीं समझना, बस आप इतना समझिए बीम क्या है? एक समान काट वाली छड़ होती है, जिस पे जो लोड होता है वो हमारा एक्ट करता है, और ये क्या करती है? लोड को सहन करती है बीम। ठीक है, अब बात आती है टाइप्स ऑफ बीम की। तो बीम्स के कुछ टाइप्स देख लीजिए, टाइप्स के बारे में जानिए। धरन के प्रकार। तो जो सबसे पहला प्रकार होता है वो सिंपली सपोर्टेड बीम होता है।
सिंपली सपोर्टेड बीम होता है। सिंपली सपोर्टेड बीम का मतलब क्या है? सिंपली सपोर्टेड बीम को हम बोलते हैं साधारण धर्म बोलते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है? एग्जांपल के तौर पे आप समझिए, जैसे कि ये बीम है। बीम में क्या होता है? एक तरफ हम क्या करते हैं, एक तरफ हमारा हिंज सपोर्ट होता है। ये क्या है? ये हमारा हिंज सपोर्ट है। एक तरफ हिंज सपोर्ट देते हैं और दूसरी तरफ क्या देते हैं हम? फिक्स सपोर्ट देते हैं। इसमें दो तरीके के सपोर्ट का यूज किया जाता है। एक तरफ हम हिंज सपोर्ट देते हैं और दूसरी तरफ हम क्या दे सकते हैं? रोलर सपोर्ट दे सकते हैं। दूसरी तरफ हम क्या दे सकते हैं? रोलर सपोर्ट। समझ लीजिए, मैं इसको नाम देता हूँ ए, इसको नाम देता हूँ बी। इसकी लेंथ है एल, इसकी लेंथ है एल। तो इस तरह के धर्म में क्या होता है? एक तरफ हम रोलर सपोर्ट देते हैं और एक तरफ हम क्या देते हैं? हिंज सपोर्ट देते हैं। अभी हम सपोर्ट इसके बाद में बताएंगे, बीम बताने के बाद हम बताएंगे कि सपोर्ट क्या करता है। ये कौन सा होता है? हिंज सपोर्ट होता है। ये हिंज सपोर्ट होता है। ये कौन सा होता है? रोलर सपोर्ट होता है। रोलर सपोर्ट को एक और तरीके से बनाया जा सकता है। इस तरीके से अगर हम इस पे रोलर लगा देते हैं, ये क्या है हमारा? ये रोलर सपोर्ट और हिंज ऐसे ही है। तो दूसरा हमारा होता है सिंपली सपोर्टेड। इसमें क्या होता है? इसको बीम को रोकने के लिए क्या करते हैं? एक तरफ हम कब्जेदार को लगा देते हैं। हिंज हमारा क्या होता है? कब्जेदार होता है। हिंज मतलब ये, हिंज मतलब ये आगे और पीछे की डायरेक्शन में नहीं जाएगा, लेकिन ये क्या कर सकता है? इस पे मुड़ सकता है, इस पे मुड़ सकता है। जैसे कि हमारा दरवाजा होता है, दरवाजे पे क्या होता है? हिंज लगा होता है, 3 या 4 हिंज लगे होते हैं। दरवाजे क्या करेंगे? दरवाजे को हम आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं कर सकते, सिर्फ एक डायरेक्शन में उसको घुमा सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कब्जेदार। रोलर क्या होता है? रोलर को हम ऊपर और नीचे नहीं कर सकते, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते, इसको वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। ये क्या है? रोलर है, नीचे पहिया लगा है, तो ये आगे पीछे क्या कर सकता है? सरक सकता है। ठीक है ना? तो अगला होता है रोलर होता है। ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरे टाइप्स की बीम आती है वो आती है कैंटिलीवर बीम। ठीक है, मैं इसको कुछ पार्ट इमेज करता हूँ और अगली बीम के बारे में बताता हूँ। कैंटिलीवर, इसको हिंदी में कैंटिलीवर ही कहते हैं। दूसरा कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम में क्या होता है? कैंटिलीवर बीम में एक जो साइड होता है उसको क्या रखा जाता है? एक साइड को फिक्स रखा जाता है और दूसरा फ्री रखा जाता है। ठीक है। इस प्रकार की बीम में क्या होता है? एक सिरा जो होता है, एक सिरा क्या होता है? बंद होता है, फिक्स होता है, कुछ इस तरह का होता है। इस तरह ये दीवार है, तो दीवार से क्या किया जाता है? एक हिस्सा, देखिए दीवार है तो दीवार से एक हिस्सा जोड़ दिया जाएगा, इसको फिक्स कर दिया जाएगा और एक हिस्सा फ्री छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह के केस को या इस तरह के हम बीम को क्या बोलते हैं? इस तरह के बीम को हम कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। ठीक है। इसमें एक सिरे को हम फ्री छोड़ देते हैं और जो हमारा दूसरा सिरा होता है, दूसरे सिरे को हम क्या करते हैं? फिक्स कर देते हैं। ठीक है। तो इस तरह से एक फिक्स होता है, एक फ्री होता है, तो ये कैंटिलीवर की श्रेणी में आता है। ठीक है, इसको हम कैंटिलीवर भी बोलते हैं। अब कैंटिलीवर के यूज कहाँ पड़ते हैं? आप जैसे अपने घर के पोर्च देख लेते होंगे, घर में कुछ ऐसी आकृतियां बनी होती है या फिर घर पे जो आगे छज्जा टाइप का बना होता है वो आप देखते हैं, वो क्या है? एक तरह से कैंटिलीवर बीम ही आप बोल सकते हैं। एक हिस्सा इधर लगा रहता है और हम क्या करते हैं? आगे की तरफ उसको कुछ बढ़ा देते हैं। ठीक है, वो कैंटिलीवर होता है। कैंटिलीवर को हम क्या बोलते हैं? कैंटिलीवर ही बीम बोलते हैं। आगे आता है ओवरहैंगिंग बीम, बाहर निकली धुरी। आगे आता है ओवरहैंगिंग बीम, इसको हम क्या बोलते हैं? बाहर निकली धुरी। ओवर मतलब कोई भी चीज जब ज्यादा हो जाए ओवर, हैंगिंग मतलब लटका हुआ, बीम मतलब धरन, यानी बाहर निकली धरन। तो इसका एग्जांपल इस तरह देख सकते हैं। एक सपोर्ट यहाँ पे लगा है, एक सपोर्ट यहाँ पे लगा है। सॉरी, मैं सपोर्ट बना रहा हूं। एक तरफ हिंज सपोर्ट है, दूसरी तरफ क्या है? रोलर सपोर्ट है। ये पॉइंट आपका ए, बी, सी और डी, इस तरह के 4 बिंदु दिए हैं। ठीक है, ए बी सी डी 4 बिंदु दिए गए हैं। तो क्या आप देख रहे हैं?
ये जो दो हिस्सा है ये बाहर की तरफ निकला है, तो ये क्या आ जाएगा, ये ओवर हैंगिंग बीम की कैटेगरी में आ जाएगा। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं। अगर एक सपोर्ट यहाँ पे लगा दिया गया है, एक सपोर्ट यहाँ पे लगा दिया गया है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, तो भी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बीसी वाला हिस्सा जो है ये बाहर की तरफ निकला है, तो ये किस में आ जाएगा, ये ओवर हैंगिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। चौथा जो होता है हमारा फिक्स बीम होता है। फिक्स बीम को हम क्या बोलते हैं, बद्ध धरन। ठीक है, फिक्स बीम में क्या होता है, दोनों जो इसके सिरे होते हैं, ए और बी अगर मान लेते हैं, फिक्स बीम में क्या होता है, जो इसके दोनों सिरे होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, दोनों फिक्स होते हैं। एक इधर से फिक्स होता है, दूसरा इधर से फिक्स होता है। दोनों के दोनों सिरे क्या होता है, दोनों के दोनों फिक्स होते हैं और दोनों को दोनों मूव नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता है फिक्स बीम। अब एक आध बीम और है, आप देख सकते हैं, अगला आता है कंटिन्यूअस बीम, सतत धरन। कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम क्या होता है, सतत धरन। सतत धरन का मतलब इसमें क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा लोड लग जाते, जब दो या दो से ज्यादा सपोर्ट लग जाते हैं, तो ये बीम क्या होती है, ये बीम और आगे की डायरेक्शन में बढ़ जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सतत धरन। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, एक लोड यहाँ पे लगा है, एक रोलर सपोर्ट यहाँ पे लगा है, एक रोलर सपोर्ट यहाँ पे, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, ये सतत धरन में आएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, दो या दो से ज्यादा क्या कर रहे हैं, सपोर्ट्स हो रहे हैं, ए बी सी। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो लोड्स हैं वो दो या दो से ज्यादा हो रहे हैं। तो इस तरह के बीम आप देखे होंगे, बहुत सारे जगह देखे होंगे कि बीच में क्या होता है, काफी सारे कॉलम लगा होता है। जब बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं तो जो स्लैब है, स्लैब को रोकने के लिए सिर्फ बीम ही काफी नहीं रह जाता है, बीम के साथ हमको सपोर्ट भी देना पड़ता है। तो आप देखते हैं बीच में क्या करते हैं, काफी सारे इंटरमीडिएट कॉलम लगा देते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट कॉलम मतलब बीच में कई सारे खंभे लगा देते हैं, तो ये हमारा कंटिन्यूअस बीम में आता है। और भी एक आध टाइप है जो बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि होता है प्रॉप्ट कैंटिलीवर, प्रॉप्ट कैंटिलीवर। प्रॉप्ट कैंटिलीवर में क्या होता है, कैंटिलीवर बीम आप बना लीजिए, ये हमारा क्या हो गया, कैंटिलीवर बीम। ये जो इसका फ्री वाला हिस्सा होता है, फ्री वाले हिस्से पे क्या होता है, फ्री वाले हिस्से पे एक सपोर्ट लगा होता है, फ्री वाले हिस्से पे भी एक सपोर्ट लगा रहता है। ठीक है, तो ये हमारा किस में आता है, ये हमारा प्रॉप्ट कैंटिलीवर में आता है। ठीक है, जैसे ये जो फ्री वाला भाग था, इसको मैंने क्या किया, नीचे से एक सपोर्ट लगा दिया, या तो हिंज सपोर्ट लगा दिया या तो रोलर सपोर्ट लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारा किसकी कैटेगरी में आ जाएगा, प्रॉप्ट कैंटिलीवर बीम की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, बीम्स पढ़ा और बीम्स के टाइप पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे कि हमारा सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट किसको बोलते हैं, सपोर्ट हमारा किस काम में आता है। ठीक है, तो अब सपोर्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। आगे हम क्या पढ़ेंगे, सपोर्ट। सपोर्ट्स माने क्या होता है, सपोर्ट्स माने होता है टेके। ठीक है, सपोर्ट्स माने क्या है, टेके। इनका क्या काम होता है, विभिन्न जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, विभिन्न स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, लोड लगाते हैं। जैसे कि हमारा बीम हो गया, कॉलम हो गया, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, स्लैब हो गई, स्लैब के ऊपर जो चेयर रखा है जिस पे हम खड़े हैं, ये सब क्या करती हैं, लोड लगाती है, स्ट्रक्चर पे लोड लगाती है। तो सपोर्ट्स का क्या काम होता है, ये लोड्स को क्या करते हैं, लोड्स को सहते हैं।
ये लोड्स को कैरी करने का काम करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, ये लोड्स को क्या करते हैं, ये लोड्स को सहन करते हैं या लोड्स को कैरी करने का काम करते हैं। ठीक है, अगर ये ना रहे तो जो हमारे लोड्स हैं वो लोड्स हमारे क्या होंगे, बिल्डिंग को कोलैप्स करवा देंगे, बिल्डिंग को गिरा देंगे। तो इनका काम होता है लोड्स को सहना। और बीम हमारा क्या करता था, बीम हमारा उसको डिस्ट्रीब्यूट करता था। वो भी एक तरीके से बीम भी हमारा क्या था, बीम भी हमारा कुछ हद तक लोड को सहता है, लेकिन वो मेनली डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। ये सपोर्ट हमारा क्या करता है, सपोर्ट हमारा लोड को पूरी तरीके से सहता है। ठीक है, तो बात आती है कितने टाइप्स के सपोर्ट होते हैं। तो पहला जो सपोर्ट होता है उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट होता है। फिक्स सपोर्ट का मतलब बद्ध टेके। फिक्स सपोर्ट क्या होती है, जैसे कि आपने फिक्स बीम देखा होगा, वो दोनों तरफ से फिक्स होती है। तो फिक्स सपोर्ट में क्या होती है, फिक्स सपोर्ट एक ऐसा सपोर्ट होता है जैसे कि ये कोई हमारी बीम है और मैंने इसको इस दीवार से लगा दिया, ये फिक्स कर दिया। अब जब मैं इसको फिक्स कर दूंगा तो ये कुछ भी नहीं करेगा, ये ना आगे जाएगा, ना पीछे जाएगा, ना ऊपर जाएगा, ना नीचे जाएगा, ना किसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो फिक्स बीम हमारा क्या होता है, यह होता है किसी भी दिशा में बलों को सहन कर सकती है। ठीक है, इसको हम क्यों देते हैं, एग्जांपल के तौर पर समझा देते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक बीम है, ये हमारी क्या हो गई, बॉल हो गई। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बीम हो गया और ये हमारा क्या हो गया, बॉल हो गया। तो ये बॉल क्या कर रहा है, ये बॉल इस बीम में फिक्स है। जब ये बॉल इस बीम में फिक्स कर देगा तो इस बीम को ये बॉल क्या होगा, किसी भी डायरेक्शन में जाने नहीं देगा, एक डायरेक्शन में, एक दिशा में रखेगा। ठीक है, तो अब हम कुछ और चीजें देखते हैं। अब हम समझ लेते हैं, अब हम मान लेते हैं कि हमको हमारा कोई इस पे लोड लग रहा है। ठीक है, यहाँ से जो थीटा है, एंगल है, वो थीटा बन रहा है। ठीक है, मैं कुछ देर के लिए इस बीम वाले भाग को इस बॉल वाले भाग को उठा देता हूँ। ठीक है, तो अगर हम इसको रिजॉल्व करते हैं तो इधर से क्या हो जाएगा, इधर से हो जाएगा f cos थीटा। मैंने मान लिया कि इधर से कोई इंक्लाइन लोड लग रहा है f, एंगल कितना है, थीटा, तो ये f cos थीटा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो हमारा होगा ये f sin थीटा हो जाएगा। अब आप देखिए क्या होगा, चूंकि f cos थीटा इधर से लग रहा है, ये बीम को इधर ढकेलने की कोशिश करेगा, लेकिन चूंकि ये फिक्स है तो इस वजह से ये मूव नहीं करेगा। तो इधर से भी एक लोड लगेगा, इधर से भी ये क्या होगा, इधर से भी एक फोर्स लगेगा। ये फोर्स का डायरेक्शन कैसे होगा, ये हॉरिजॉन्टल होगा, ये क्या होगा, Fx होगा, ये Fx होगा। मतलब ये क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा। अब f sin थीटा क्या कर रहा है, इसको नीचे कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। चूंकि ये फिक्स है तो नीचे नहीं जाएगा, इस वजह से क्या हो रहा है, एक लोड इसको क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। इसका नाम हो गया Fb, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में, फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, फोर्स इन हॉरिजॉन्टल, फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब हॉरिजॉन्टल भी हो गया, वर्टिकल भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो क्या हो रहा है, ये फोर्स क्या बना रहा है, कपल बना रहा है। तो यहाँ पे कपल बना रहे हैं तो एक तरह से कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, मूवमेंट भी जनरेट हो रहा है, कुछ ना कुछ तरीके से मूवमेंट भी जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसे एक मूवमेंट जनरेट हो रहा है, एक मूवमेंट जनरेट हो रहा है, एक मूवमेंट जनरेट हो रहा है। ठीक है ना, तो ये जो यहाँ पे मूवमेंट जनरेट हो रहा है, जैसे कि सिंपल सी बात है, एक लोड इस तरह लग रहा है, एक लोड इस तरह लग रहा है, एक यहाँ पे मूवमेंट जनरेट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मूवमेंट जनरेट हो रहा है। तो इस मूवमेंट को कौन सा मूवमेंट पर लोड कर ये इक्वल कर रहा है, ये वाला मूवमेंट। ठीक है ना, तो इस तरीके से अगर हम फिक्स सपोर्ट में देखते हैं तो फिक्स सपोर्ट जो होता है, फिक्स सपोर्ट में तीन तरीके के रिएक्शन, दो तरीके के रिएक्शन और एक मूवमेंट पाया जाता है। ठीक है, फिक्स सपोर्ट में क्या होता है, फिक्स सपोर्ट में दो तरीके के रिएक्शंस मतलब पाए जाते हैं और एक वो पाया जाता है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी फोर्स अवेलेबल होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी फोर्स अवेलेबल होता है और मूवमेंट, ये तीन चीजें क्या होती है, उपस्थित होती हैं। ठीक है, अभी ये चीजें आपको नहीं समझ में आएगी, लेकिन ये चीजें बाद में समझ में आएंगी, हाँ इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो जैसे इस बीम में क्या होता है, फिक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी फोर्स को रेजिस्ट कर सकता है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी फोर्स को रेजिस्ट कर सकता है और किसी मूवमेंट को भी रेजिस्ट कर सकता है। तो फिक्स सपोर्ट हम वहीं पे यूज करेंगे जहां पे हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन से भी फोर्स लगे, ऊपर से भी फोर्स लगे और जहां पे कोई मूवमेंट भी लग रहा हो, जहां पे इस तीनों चीजें लगेंगी वहां पे फिक्स सपोर्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप समझे ना फिक्स सपोर्ट का यूज कहां करेंगे, फिक्स सपोर्ट का यूज वही करेंगे जहां पे इन तीनों चीजों का हमको डर हो कि हाँ ये तीनों चीजें हो सकती है। ठीक है, अब दूसरा बात आता है
दूसरा जो सपोर्ट हमारा आता है वो हिंज सपोर्ट आता है। हिंज सपोर्ट का मतलब क्या है? कब्जेदार ठेके। तो इस प्रकार के कंडीशन में क्या होता है, इस प्रकार के कंडीशन में मैं आपको दिखा दूं, ये हमारी बीम है और यहां पे हमारा क्या है, हिंज सपोर्ट है। यहां पे हमारा क्या लग रहा है, हिंज सपोर्ट लग रहा है। तो क्या है, ना तो ये आगे की डायरेक्शन में जाएगा और ना तो पीछे की डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, ये मूवमेंट के लिए क्या होता है, ये मूवमेंट के लिए फ्री होता है, ठीक है ना। मैं एक बार आपको डिफिनेशन बता दूं, इस प्रकार के टेके धरण द्वारा किसी भी दिशा में बलों को वहन कर सकते हैं। इस प्रकार कब्जेदार टेके किसी भी दिशा में प्रतिक्रिया दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इनमें मूवमेंट नहीं होता है, ये मूवमेंट इनमें नहीं होता है क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी ये मूवमेंट कर रहे हैं, इसलिए वजह से इनमें मूवमेंट नहीं होता है। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में दे सकते हैं। तो आप एग्जांपल से समझिए, समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एफ डायरेक्शन का फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एफ cos थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एफ sin थीटा हो जाएगा। चूंकि ये एक तरीके से फिक्स ही है, एक तरीके से फिक्स है, जैसे ऐसे है, ठीक है, ये आगे और पीछे नहीं जाएगा, बस ये रोटेट कर सकता है। तो एफ cos थीटा इसको इधर ढकेलने की कोशिश करेगा, तो ये नहीं जाएगा, ये यहां से क्या करेगा, फोर्स एफ एच हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा के बराबर कर लेगा। ये एफ sin थीटा इसको नीचे करने की कोशिश कर रहा है, नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एफ वी एफ वी जो सोर्स है इसको इक्वल करने की कोशिश कर रहा है। अब बात आती है यहाँ पे मूवमेंट की। तो मूवमेंट ये होता है, यहाँ पे मूवमेंट के लिए फ्री होता है, ठीक है। जहां पे हमको मूवमेंट की आवश्यकता होती है, जहां पे हमको मूवमेंट की आवश्यकता होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स को रेजिस्ट करना होता है, और जहां पे मूवमेंट की आवश्यकता होती है वहां पे हिंज देते हैं। जैसे कि हमारा दरवाजा, हम दरवाजे में हिंज इसलिए हिंज सपोर्ट लगाते हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो हमारा दरवाजा है ये सिर्फ घूम सके, आगे पीछे की डायरेक्शन में घूम सके, ठीक है। ये जो दरवाजा है ये आगे और पीछे की डायरेक्शन में ना जाए या ऊपर और नीचे की डायरेक्शन में ना जाए, सिर्फ ये घूम सके। यहाँ पे सिर्फ मूवमेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ मूवमेंट होता है। तो इसको हम उस जगह प्रोवाइड करते हैं जहां पे हमको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स को रोकना होता है। तो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स को ये दोनों को रेजिस्ट कर लेता है, ठीक है। दो चीज हो गई। अब एक लास्ट बच गया है तीसरा, उसके बारे में भी बता देते हैं। तीसरा जो होता है हमारा रोलर सपोर्ट होता है। तीसरा हमारा क्या होता है, रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट होता है, रोलर सपोर्ट में क्या होता है, यह केवल मूवमेंट ही दे सकता है, यह केवल और केवल मूवमेंट ही दे सकता है, ना हॉरिजॉन्टल देता है ना वर्टिकल देता है। समझने के लिए समझिए, यहां पे हमारा क्या लगा हुआ है, रोलर लगा है, ठीक है। यहां पे हमारा क्या है, रोलर लगा है, ठीक है। मैंने यहां पे क्या लगाया, यह फोर्स लगाया, एंगल थीटा है, यहां से जो लोड लग रहा है वो क्या है, एफ cos थीटा। ऊपर से नीचे जो लग रहा है वो क्या है, एफ sin थीटा, एफ sin थीटा। अब जब यहाँ पे एफ cos थीटा इसको इधर ढकेलने की कोशिश कर रहा है, इधर ढकेलने की कोशिश कर रहा है, चूंकि ये क्या है, रोलर है, एक बॉल पे ऊपर वाला हिस्सा रखा गया है, तो जब इधर ढकेलने की कोशिश करेगा तो ये बहुत आराम से इस डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव कर जाएगा, ठीक है। एफ sin थीटा क्या कर रहा है, इसको नीचे करने की कोशिश कर रहा है, एफ sin थीटा क्या कर रहा है, इसको नीचे करने की कोशिश कर रहा है। तो ये यहाँ पे क्या है, रखा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, रखा हुआ है। तो ये क्या होगा, काफी आसानी से नीचे नहीं जाएगा, ठीक है ना। एक सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे एफ cos थीटा लग रहा है, इसको आगे डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा है। चूंकि यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई फिक्स या कुछ नहीं है, तो ये क्या करेगा, आगे की डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। लेकिन जब एफ sin थीटा इसको नीचे करने की कोशिश करेगा, तो ये क्या है, यहाँ पे ये एक तरीके से रोलर सपोर्ट लगा है ना, तो ये नीचे तो होगा नहीं, ये इसको क्या करेगा, रोकेगा। तो यहाँ पे क्या होगा,
FV। यहाँ पे क्या होगा, एक सपोर्ट FV आएगा, वर्टिकल सपोर्ट यहाँ पे होता है, ठीक है। लेकिन अगर इस मूवमेंट करने की कोशिश करेगा तो क्या ये बहुत आराम से रोलर सपोर्ट है इसलिए मूवमेंट ये कर सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल फोर्स ही होता है, यहाँ पे वर्टिकल फोर्स होता है। जैसे कि रोलर सपोर्ट में आप देख सकते हैं कि जो हमारे पैरों में चक्के लगे होते हैं जिससे हम स्केटिंग करते हैं या फिर जिससे हम चलते हैं, स्केट बोर्ड जिसको बोलते हैं, चलते हैं, ठीक है ना, जो रोलर लगा होता है चक्करों में या पहियों में, तो उससे हम क्या होता है आगे की डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, ठीक है, और उसको रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे सिर्फ क्या हो सकता है, वर्टिकल नहीं होता, वो ऊपर और नीचे की डायरेक्शन में नहीं जाता, आगे पीछे की डायरेक्शन में उसको रोल कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये इस पे क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। तो आप ये तीनों चीज नोट कर लीजिए, तीनों सपोर्ट नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए, मैं स्क्रीन इरेज करता हूँ। तो आपने अभी अभी दो चीजें पढ़ी हैं, आपने बीम पढ़ी, बीम क्या होता है, टाइप्स ऑफ बीम पढ़ा, सपोर्ट पढ़ा, टाइप ऑफ सपोर्ट पढ़ा, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़नी है। हाँ देखिए, सपोर्ट एक टाइप का और होता है, एक और होता है, तो उसको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप मैं पहले ही बता चुका हूँ जो प्राप्त होता है, प्राप्त बीम होता है, ठीक है। अब आते हैं लोड क्या होते हैं, लोड क्या होते हैं, भार क्या होते हैं, ठीक है। लोड यानी भार क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया है लोड या भार क्या होते हैं। भार क्या होते हैं, वेट, W=F×D, फोर्स होता है। भार क्या है, भार एक तरीके का बल ही है जो कहीं किसी जगह पे वर्क करता है, जो कहीं किसी जगह पे लगता है। जैसे मेरा जो वेट है, मेरा वेट जितने एरिया पे लग रहा है वो क्या है, एक तरीके का फोर्स है, ठीक है ना। तो लोड हमारा क्या है, लोड हमारा एक तरीके का, आप मान सकते हैं लोड हमारा एक तरीके का क्या होता है, लोड हमारा एक तरीके का फोर्स ही होता है जो कि किसी बॉडी पे एक्ट करता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं लोड्स के बारे में कि लोड्स कितने टाइप का होता है। तो पहला जो टाइप का लोड होता है, लोड तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो पहला लोड हम आपको बताते हैं डेड लोड। डेड लोड का मतलब होता है अचल भार, अचल भार। डेड लोड को हम क्या बोलते हैं, अचल भार। ऐसे भार जो मूव नहीं कर सकते, जो एक ही जगह पे रहेंगे, जो हिल डुल नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, तो जो एक जगह पे स्थिर होते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं बदलते हैं, वो अचल भार कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल हम आपको दे दें, एग्जांपल क्या होगा, बीम का एग्जांपल हो गया, कॉलम का एग्जांपल हो गया, स्लैब का एग्जांपल हो गया, फाउंडेशन का एग्जांपल हो गया। इसमें वो सारी चीजें आ जाएंगी जो एक जगह स्थिर रहती है और मूव नहीं करती है, ठीक है। दूसरा होता है डेड लोड, सॉरी दूसरा होता है लाइव लोड। ये होता है अचल भार, मैं लिख देता हूं अचल भार। ये होता है चल भार, ठीक है। चल भार का मतलब क्या है, मूवेबल लोड। ये क्या होते हैं, ये वाले जो होते हैं वो नॉन मूवेबल होते हैं, ये नॉन मूवेबल लोड होते हैं जो मूव नहीं करते हैं। और ये वाले कौन से लोड होते हैं, ये मूवेबल लोड होते हैं।
ये कौन से लोड होते हैं? मूवेबल लोड होते हैं, जो मूव करते हैं, एक से दूसरे जगह क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? बेसिकली व्हीकल्स, व्हीकल्स में गाड़ियां हमारी यूज होती है। चेयर टेबल में ये मूव कर सकते हैं, चेयर एंड टेबल। चेयर एंड टेबल क्या है? बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं, जब भी हमारा मन करे हम इनको एक जगह से दूसरे जगह तक रख सकते हैं, ठीक है ना, एक जगह से दूसरे जगह तक रख सकते हैं। और भी इसमें क्या जाएगा? बहुत सारे प्रकार की जो छोटी मोटी चीज होती है, जैसे हमारा बॉल हो गया, हमारी क्लॉक हो गई, और भी हमारे घर में बहुत सारे तरह के इक्विपमेंट्स रखते हैं, तो ये सारे इसमें आ जाएंगे, लाइव लोड एंड डेड लोड। अगला जो आता है वो होता है स्नो लोड। स्नो लोड, स्नो लोड को हम बोलते हैं हिमपात, हिमपात। कभी कभी क्या होती है, जब बारिश होती है, कभी कभी क्या होता है, जब हमारा रैन होता है, जब हमारी बारिश हो रही होती है, ठीक है, बहुत सारे प्रदेशों में क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंडा पड़ता है। ये हमारे जैसे घर की या छत की सरफेस है, ये क्या है? अपर सरफेस है, ये अपर सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? बारिश हो रही है, बारिश की बूंदें गिर रही है, और क्या है? मौसम काफी ज्यादा ठंडा है, मौसम काफी ज्यादा क्या है? कूल है। तो मौसम बहुत ज्यादा ठंडा होने की वजह से क्या होता है, कभी कभी ये जो बारिश की बूंदें हैं, ये क्या हो जाती है? ये स्नो, ये बर्फ में बदल जाती है, ये बर्फ में बदल जाती है, और बिल्डिंग पे हमारे क्या करती है? एक्स्ट्रा लोड लगाती है, जिनको हम क्या कहते हैं? स्नो लोड कहते हैं, ठीक है, जिनको हम स्नो लोड कहते हैं, ठीक है। आगे आता है विंड लोड। आगे आता है विंड लोड। विंड लोड को बोलते हैं हम पवन भार। पवन भार यानी जो चीजें हवा की वजह से चल रही है, जो हवा की वजह से लग रही है। तो जैसे ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारा स्ट्रक्चर है, काफी ज्यादा ऊंची स्ट्रक्चर है, मतलब ये क्या? हाई राइज है। ये हमारा हाई राइज स्ट्रक्चर है। जो छोटी बिल्डिंग होती है, छोटी बिल्डिंग में हम पवन भार को या स्नो लोड को नहीं लेते हैं, स्नो लोड को नहीं, सॉरी विंड लोड को नहीं लेते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा कम होता है 2-3 बिल्डिंग के लिए। लेकिन 4 या 4 से ज्यादा जब बिल्डिंग हम बनाते हैं, 4 या 4 से ज्यादा फ्लोर बनाते हैं, ये किसके लिए? 4 फ्लोर। जब 4 या 4 से ज्यादा हम फ्लोर बनाते हैं, तो उसके लिए विंड लोड हमको कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि विंड लोड क्या करते हैं? हमारे बिल्डिंग के साइड में क्या करते हैं? ठोकर मारते हैं, जिसकी वजह से क्या लगता है? लैटरल, ये क्या करती है? लैटरल लोड लगाती है, लैटरल लोड लगाती है, ठीक है। तो विंड लोड भी क्या है? एक तरीके का लोड है, जिसको हम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो लोड आता है वो होता है सिस्मिक लोड, पांचवा सिस्मिक लोड। सिस्मिक लोड, या फिर आप इसको लिख सकते हैं अर्थक्वेक लोड, इसका एक नाम और है, और अर्थक्वेक लोड, भूकंप। सिस्मिक लोड या अर्थक्वेक लोड, ये क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? मकान जो होती है, जो संरचनाएं हमारी होती हैं, वो क्या है? भूकंप की वजह से जब भी किसी बिल्डिंग में कहीं पे या किसी एरिया में भूकंप आता है, तो जैसे कि मैं मान ले रहा हूँ इस एरिया में हमारा क्या है? इस एरिया में हमारा भूकंप आया है, ठीक है। तो भूकंप जब भी हमारा आता है तो क्या होता है? भूकंप से वेव्स निकलती है। कैसी वेव्स निकलती है? सिस्मिक वेव्स निकलती है। तो जब ये वेव्स निकलती है, ये वेव्स ट्रैवल करके जब बिल्डिंग पे आती है, तो ये क्या करती हैं? वाइब्रेशन उत्पन्न करती है, वाइब्रेशन उत्पन्न करती है। और ये वाइब्रेशन क्या करते हैं? बिल्डिंग को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसमें क्या होता है? बिल्डिंग क्या होती है? इनर्शिया के कंडीशन में आ जाती है, इनर्शिया के कंडीशन में आती है। इनर्शिया के कंडीशन में आने की वजह से बिल्डिंग में ट्विस्टेड होने लगता है, और बहुत सारे प्रकार के शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट लगने लगते हैं। तो जो हमारा शियर फोर्स होता है वो हमारा लोड की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। और जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो हमारा मोमेंट की कैटेगरी में चला जाता है। तो अर्थक्वेक के समय क्या होता है? इसमें अलग अलग तरीके से लोड लगते हैं, तो इन लोडों को भी हम कैलकुलेट करके चलते हैं, ठीक है।
ये हमारा आपका लोड रहा। अब कुछ चीजें और हैं, आप तो लोड पढ़ रही हैं कि लोड क्या होता है, ठीक। इतने टाइप्स के लोड बिल्डिंग में लगते हैं। अब ये किस किस तरीके से लगते हैं, टाइप्स ऑफ लोडिंग के बारे में पढ़ना है, कितनी टाइप्स की लोडिंग हो सकती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ लोडिंग के बारे में लगता है, जैसे कि पॉइंट लोड हो गया, ठीक है, यूडीएल हो गया, यूवीएल हो गया। तो अब टाइप्स ऑफ लोडिंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना, कि बीम पे किस किस तरीके के लोड लगते हैं। अभी तो आपने क्या पढ़ा, अभी तो आपने वो पढ़ा कि जो बिल्डिंग पे लग रहा है, ये किसके लिए है, लोड्स ऑन बिल्डिंग। ये आपने पढ़ा लोड्स ऑन बिल्डिंग, ये लोड्स ऑन बिल्डिंग पढ़ा। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, एक बार इसको नोट कर लीजिए, लोड्स ऑन बिल्डिंग एक बार नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। चलिए सीरियस करते हैं इसको। एक सेकंड ठीक है। अब मैंने पढ़ा लोड ऑन बिल्डिंग के बारे में पढ़े, अब हम पढ़ेंगे लोड ऑन बीम, कि बीम पे किस तरह के लोड लगते हैं, बीम पे किस किस तरीके के लोड लग रहे हैं। पहला आता है पॉइंट लोड, इसको कंसंट्रेटेड लोड भी बोलते हैं। ये क्या होता है, कंसंट्रेटेड लोड होता है, या तो हम इसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड लोड होता है, या तो इसको हम एक नाम से और भी बुलाते हैं जिसको हम पॉइंट लोड कहते हैं, जिसको हम पॉइंट लोड कहते हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड या पॉइंट कहने का मतलब क्या है, तो आप देखिए ये कोई बीम है, हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट। बीम के किसी एक बिंदु पे, समझ लीजिए कोई हमारा बिंदु है, बीम के जब किसी एक बिंदु पे लोड लगे तो उसको क्या कहते हैं, पॉइंट लोड या फिर कंसंट्रेटेड लोड। आप समझ लीजिए यहाँ पे 10 किलोमीटर का लोड लग रहा है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, तो ये लोड हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा पॉइंट लोड या फिर कंसंट्रेटेड लोड कहलाएगा। आप समझ लीजिए कि एक और लोड यहाँ पे लग रहा है, ये पॉइंट मैंने डी मान लिया, यहाँ पे क्या लग रहा है 20 किलोमीटर का लग रहा है, तो ये भी हमारा क्या आएगा, ये भी हमारा पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड में आएगा, सेकेंडरी, ठीक है ना। किसी एक बिंदु पे किसी एक जगह पे ये कार्य करता है, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, ये धर्म के किसी एक बिंदु पर ही कार्य करता है, ठीक है ना, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, बिंदु भार भी कहते हैं, बिंदु भार, ठीक है। दूसरा आता है जिसको हम बोलते हैं यूडीएल या फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको शॉर्टकट में हम यूडीएल भी कहते हैं। मतलब एक समान रूप से वितरित भार, यूडीएल लोड। इसलिए क्या होता है, एक समान रूप से वितरित भार इसको बोलते हैं। ये कैसे लगता है, ये हमारा कोई बीम है, हिंज सपोर्ट और ये रोलर सपोर्ट, पॉइंट ए, ये हमारा क्या लग रहा है,
आप यहाँ देख सकते हैं क्या हो रहा है। ये लंबाई है समझ लीजिए 4 मीटर। यहाँ पे जो लोड लग रहा है वो क्या 10 किलो न्यूटन पर मीटर लग रहा है, ठीक है। मतलब जो 10 किलो न्यूटन का लोड है वो हर एक पॉइंट पे लग रहा है एक समान रूप से। 10 किलो न्यूटन ये जो लोड है ये हर एक बिंदु मतलब ए से लेके बी तक और बी से लेके ए के बिंदु में जितनी भी बिंदुएं होंगी हर एक बिंदु पे जो लोड लगेगा वो आपका क्या होगा यूडीएल ही होगा। यूडीएल को एक तरह और शो करते हैं, जैसे कि ये हमारा बीम है, ये हमारा बीम कुछ इस तरीके से लोड लग रहा है। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा यूडीएल ही कहलाएगा। ये भी हमारा क्या कहलाता है, ये भी हमारा यूडीएल ही कहलाता है, ठीक है। तीसरा आता है वैरिंग लोड। तीसरा आता वैरिंग लोड। वैरिंग लोड को बोलते हैं परिवर्तनशील भार। ये क्या होते हैं, कुछ या पूरे लंबाई पर समान रूप से नहीं लगते हैं, ठीक है। मतलब अर्थात इनका मान जो होता है वो हर एक बिंदु पे क्या होता है, हर एक बिंदु पे बदलता रहता है। और ये भी क्या होते हैं, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। तो इनमें जो पहला होता है वो होता है वेरीफाइंग यूनिफॉर्म वैरिंग लोड। इसमें पहला जो होता है यूनिफॉर्म वैरिंग लोड। इसको हिंदी में बोलते हैं समान रूप से बदलता भार। हिंदी में बोलते हैं समान रूप से बदलता भार और शॉर्टकट में बोलते हैं यूवीएल, ठीक है। इसका डायग्राम कैसे बनेगा देखते हैं। इसका डायग्राम भी काफी इजी है। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ध्यान से क्या है, यहाँ पे लोड की वैल्यू क्या है, लोड की वैल्यू 0 है। यहाँ पे क्या है समझ लीजिए 2 किलोमीटर है। यहाँ पे क्या है 4 किलोमीटर है पर मीटर आप लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 12 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है, लोड हर एक बिंदु पे एक समान रूप से बदल रहा है, 2 4 6 8 10 12, ठीक है। तो इस तरीके के जो लोड होते हैं वो यूवीएल कहलाते हैं या फिर समान रूप से बदलता है। और दूसरा इसमें जो होता है, दूसरा इसमें आता है वो होता है आपका कर्व लोड या मूविंग लोड। कर्व लोड दूसरे को क्या बोलते हैं, कर्व लोड। इस तरह के जो होते हैं कर्व, इस तरीके के जो कर्व लोड होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। इस तरीके के जो लोड होते हैं कुछ इस तरीके होते हैं, ए और डी, ए और, ठीक है। जो कर्व लोड होता है ये क्या होता है, ये धरन की पूरी लंबाई पे क्या होते हैं, एक वक्र के अनुसार, एक कर्व के अनुसार होते हैं। कहीं पे वैल्यू कम होती है, कहीं पे वैल्यू ज्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा होता है। लेकिन इसमें क्या है, एक समान रूप से बढ़ता है या एक समान रूप से घटता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके कर्व लोड हो गया या फिर वक्र लोड हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपके जो लोड ऑन बीम है ये भी पूरी तरीके से खत्म होता है, ठीक है। जो बीम पे लोड लगते हैं ये भी आपको पूरी तरीके से एंड होता है। इसको विभाजित करते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा वैकेंसीज।
एक सेकंड में टाइम देख लेता हूँ कितना टाइम हुआ है। ठीक है, चलिए अभी 15 मिनट और क्लास ले लेते हैं। ठीक है, 1 आवर्स हो जाएंगे। अभी तक हमने क्या की, काफी सारी चीजों को स्टडी कर ली। अब बात आती है कि शियर फोर्स क्या होता है और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। शियर फोर्स क्या होता है और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, इस चीज के बारे में पढ़ने के लिए आता है। तो घड़ी लिख लीजिए आपको, शियर फोर्स कर्तन बल। शियर फोर्स या कर्तन बल। तो शियर फोर्स होता क्या है? शियर मतलब होता है काटना। शियर मतलब होता है काटना। ठीक, शियर फोर्स क्या होता है? काटना होता है, इसका मतलब यानी कट करना होता है, किसी चीज को कट करना होता है या उसके सरफेस को खींचना होता है। तो शियर फोर्स क्या होता है? किसी भी, आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं, किसी भी धरण के किसी बिंदु या किसी काट पर कर्तन बल उस बिंदु से दाईं ओर अथवा बाईं ओर के भाग पर लगने वाले सभी बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब कहने का सेंस क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। ये कोई बीम है, ये कोई बीम, ठीक है, पॉइंट ये है, पॉइंट बी, ठीक है। यहाँ पे एक लोड लगा है 2 किलोमीटर का, एक यहाँ पे लोड लगा है 6 किलोमीटर, और ये बीच में कोई पॉइंट है सी। तो अगर हमारी बीम सी से डिवाइड हो रही है, सी से डिवाइड हो रही है, हमारी बीम सी से डिवाइड हो रही है, तो जो इस तरफ का लोड होगा इस तरफ के फोर्स के बराबर होगा। जो इस तरफ का फोर्स होगा शियर फोर्स, वो इस तरफ के फोर्स के बराबर होगा। मतलब अगर बीम को हम बीच से काट देते हैं तो इसके दाहिने बगल का फोर्स और बाएं बगल का फोर्स बराबर होगा। ठीक है, शियर फोर्स के कहने का ये मतलब होता है। अब शियर फोर्स एक्चुअली में होता क्या है, मैं आपको समझा सकता हूँ बड़ी आसानी से। ये एक प्लेट है और दूसरी प्लेट ये है, इन प्लेटों को क्या किया हमने, कस दिया। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो प्लेट है, प्लेट का ये जो बीच का हिस्सा है क्या करती है, एक प्लेट दूसरे प्लेट पे रगड़ उत्पन्न करती है। इस रगड़ उत्पन्न से जो बल उत्पन्न होता है वो हमारा शियर फोर्स होता है। ठीक है, अभी आप शियर फोर्स यहाँ के लिए यही समझ लीजिए, जो बीम होते हैं, बीम के दाएं तरफ और बाएं तरफ के बीजगणितीय योगफल का योगफल जो होता है ये उसके बराबर होता है। मतलब इसका जो बीजगणितीय योगफल होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, ये आपका शियर फोर्स हो गया। मैं इसको काफी एलोबरेट करूंगा, जिसे मैं लेकर बताऊंगा, तब आप अच्छे से समझ जाएंगे। दूसरा आता है बेंडिंग मोमेंट। नमन ऐसे लिखा है ना, मैं इस पर नमन करूँ। आपका क्या आता है, बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट पे क्या होता है, सेम चीज है, एक बीम है, बीम बीच से डिवाइड है, तो बीम के इस साइड जो भी मोमेंट लग रहा है, मतलब बीम के एक साइड जो भी मोमेंट लग रहा है उसका बीजगणितीय मोमेंट दूसरे वाले के बीजगणितीय मोमेंट के क्या होता है, बराबर होता है। तो मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। धरण के किसी बिंदु या किसी अनुप्रस्थ काट के एक भाग में जो दाहिने भाग होता है, दाहिने भाग अथवा बाएं भाग के बीजगणितीय जो ये योग होते हैं वो एक दूसरे बीजगणितीय जो घूर्ण होते हैं वो
एक दूसरे के गणितीय योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी सेम वही चीज़ है, जो इसका मोमेंट होगा वो भी इसका मोमेंट होगा, ठीक है। आपको और अच्छे समझ में आएगा आगे की बेंडिंग मोमेंट क्या है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ, जो शियर फोर्स होता है ये किसी भी बॉडी में किसकी वजह से होता है, कंसंट्रेटेड जो लोड होता है या जो पॉइंट लोड होता है या जो किसी भी प्रकार का जो फोर्स लग रहा है, ये किसी भी फोर्स की वजह से जनरेट होता है। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस बीम पे मैंने ये फोर्स लगा दिया, ये फोर्स लगा दिया, तो ये क्या कर रहा है, ये बीम को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है, और एक फोर्स मैंने ऐसे लगा दिया, ये बीम को क्या कर रहा है, सॉरी एक रिएक्शन यहाँ ऐसे लग रहा है, ये बीम को ऊपर कर रहा है, ये बीम को नीचे कर रहा है। तो बीम क्या करेगा, यहाँ से टूटने या यहाँ से घिसने की कोशिश करेगा, तो ये क्या कहलाता है, शियर फोर्स कहलाता है, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट क्या हो गया, ये कोई बीम है, मैंने इस पे कोई लोड लगा दिया जिसकी वजह से क्या कर रहा है, ये बीम डिफ्लेक्ट कर रहा है, ये बीम डिफ्लेक्ट कर रहा है, एक कर्व फॉर्म कर रहा है। तो जब ये कर्व फॉर्म करेगा तो क्या करेगा, इसके अंदर एक मूवमेंट आ जाएगा, दैट्स कॉल्ड बेंडिंग मोमेंट। वो मूवमेंट हमारा क्या कहलाता है, बेंडिंग मोमेंट कहलाता है। बीम में जो बेंड होता है, लोड की वजह से जो बेंड होता है वो हमारा बेंडिंग मोमेंट कहलाता है, ठीक है। आगे और देखते हैं, इसको मैं आगे और अच्छे से बताऊंगा। यहाँ बस डेफिनेशन है, आप डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात आती है कपल क्या होता है, ठीक है। कपल क्या होता है, बलयून में क्या होता है, कपल क्या होता है, फिर बलयून में क्या होता है। आपको मैं पहले भी बताया था कि आप लोगों ने मैकेनिक्स अच्छे से पढ़ा है, जिन लोगों ने मैकेनिक्स पढ़ा है उन्होंने क्या बलयून पढ़ा होगा। तो इसका डेफिनेशन आप नोट करिए, जब किसी पिंड पर दो समांतर तथा विपरीत दिशाओं में बल कार्य करते हैं तो इन बलों के निकाय को बलयुग कहते हैं, ठीक है। ये कोई हमारा बॉडी है, एक फोर्स इस तरह काम कर रहा है और दूसरा इसके अपोजिट इस तरह काम कर रहा है, तो इन दोनों का जो निकाय होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा बलयुग कहलाएगा। ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, इस बॉडी को क्या कर रहे हैं, इस बॉडी को ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बॉडी को ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कपल कहलाता है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, बलयुग क्या कहलाता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, इन दोनों के साइन बता दूंगा, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए चिन्ह बताऊंगा, साइन कन्वेंशन फॉर बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। इसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स को किस तरह पहचानेंगे, किस तरह उसका साइन लेंगे। तो आप लिख लीजिए साइन कन्वेंशन फॉर, साइन कन्वेंशन फॉर एसएफडी मतलब शियर फोर्स एंड बेंडिंग, एसएफडी एंड बीएमडी। अब शॉर्टकट में समझ जाइएगा एसएफडी बीएमडी का मतलब। साइन कन्वेंशन मतलब नमन घूर्ण तथा कर्तन बल के लिए चिन्ह, ठीक है। तो बीच में एक लाइन टाइप कर लीजिए, एक तरफ लिख लीजिए शियर फोर्स, दूसरी तरफ लिख लीजिए बेंडिंग फोर्स। एक तरफ आ जाइए शियर फोर्स, दूसरा तरफ लिख लीजिए बेंडिंग मोमेंट। शियर फोर्स में क्या करिए, फिर दो डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, फिर दो डिवाइड कर लीजिए। एक तरफ लिखिए लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी तरफ लिखिए राइट हैंड साइड। बीम को अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है। अगर बीम को हम राइट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं तो ऊपर से नीचे आने वाले बलों को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, और नीचे से ऊपर जाने वाले बलों को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। सेम इसका अपोजिट, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ सॉल्व कर रहे हैं, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ अगर सॉल्व कर रहे हैं तो जो ऊपर से नीचे की फोर्स लगेगा उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव, नीचे से ऊपर जो लगेगा पॉजिटिव। इसमें क्या होगा, अगर जो ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसको हम पॉजिटिव लेते हैं और इसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, ठीक। अब बात आती है बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट में क्या होता है, तो बेंडिंग मोमेंट में अगर कोई लोड बीम को कुछ इस तरह डायरेक्शन में
इस तरह कुछ कर रहा है, बीम को कुछ इस आकृति में लगा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सैगिंग। सैगिंग की हिंदी होती है अवतरण। सैगिंग की हिंदी होती है अवतरण। सैगिंग को हम क्या बोलते हैं? सैगिंग को हम अवतरण बोलते हैं। और इस तरह का चिन्ह बन रहा है, तो आपको क्या आ रहा है? लगभग ये कुछ इस तरह का एक चेहरा है और इस तरह का ये आंख है। तो ये क्या कर रहा है? कुछ हंसने की कोशिश कर रहा है। मैं आप लोग को ट्रिक बता रहा हूँ, अगर इस तरह का कहीं आकृति आती है, तो कैसी आकृति आती है? हंसने की कोशिश कर रहा है या फिर ये खुश लग रहा है, तो इस तरह की जो चिन्ह होती है उसको हम क्या लेके चलते हैं? वो पॉजिटिव लेके चलते हैं, सेकंड लेके। और अगर बीम पे कुछ इस तरह लोड लग रहा है कि बीम को नीचे करने की कोशिश कर रहा है, तो ये माइनस में आता है। और इसको हम हॉगिंग बोलते हैं, इसको उत्तोलन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम उत्तोलन बोलते हैं। ये हमारा सैगिंग बुलाता है, ऐसे डबल डी आई सैगिंग, और तलन इसको उत्तोलन बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए साइन कन्वेंशन हो गया, जिसको आप काफी अच्छे ढंग से नोट कर सकते हैं और काफी अच्छे ढंग से आपको पूरी दिख भी रही है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे कुछ और चीजें आपको बताता हूँ। नोट कर लीजिए, एक छोटा सा और टॉपिक बचा, उसको बता देते हैं। कल मैं आपको बताऊंगा कैल्सी कैसे कैसे चलता है, कैल्सी का क्या क्या वर्क है, इसके बाद कुछ और चीजें आपको बताऊंगा। ये सब काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बिना इसके आप कोई सा भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आगे आता है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। रिलेशनशिप बिटवीन सभी एंड बीएमडी, मतलब कर्तन बल और नमन ध्रुव में क्या संबंध है। तो इसको मैं सिंपल सी भाषा में बता देता हूँ। dm अपान dx की जो वैल्यू होती है ये s के बराबर होती है, ठीक है। और जो दूसरा होता है ds अपान जो dx होता है, ds अपान जो dx होता है ये माइनस w होता है, ठीक है। और मैक्सिमम और मिनिमम जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो बता देता हूँ। मैक्सिमम मिनिमम बेंडिंग मोमेंट, इसकी जो होती है वैल्यू dm/dx = 0। ये मैंने अभी तीन चीजें क्या है कि आपको कुछ भी नहीं समझना है। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए, अगर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो उस केस में क्या होता है, dm/dx की वैल्यू 0 होती है। मतलब मोमेंट को, बेंडिंग मोमेंट को अगर एक बार हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ये जो है ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ऐसा टेस्ट किया गया, ऐसा देखा गया है, तो फिर आपको यहाँ पे लिखा गया है। ये चीजें तब पता होंगी जब आप न्यूमेरिकल करेंगे, तो ये कुछ चीजें प्रैक्टिकली सामने आ जाएंगी। दूसरी बात आती है, दूसरी चीज आती है dm/dx मैंने यस क्यों लिखा है? यम का मतलब क्या है? मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट। और यस यहाँ पे क्या शो कर रहा है? शियर फोर्स। यम क्या शो कर रहा है? यम जो है आपका बेंडिंग मोमेंट शो कर रहा है, और यस क्या शो कर रहा है? शियर फोर्स के बारे में शो कर रहा है। तो अगर बेंडिंग मोमेंट को हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो वो शियर फोर्स मिलता है। और दूसरा क्या है यहाँ? शियर फोर्स। अगर हम शियर फोर्स को एक बार हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको किसकी वैल्यू मिलती है? हमको लोड की वैल्यू मिलती है, ठीक है। लोड की वैल्यू हमको किसमें मिलती है? माइनस में। माइनस मेरा क्या बता रहा है? इसका नेचर बता रहा है। तो ये इसका क्या है? ये इसका रिलेशनशिप होता है, आप नोट कर लीजिए, ये आपको आगे काफी ज्यादा काम आएगा। जब मैं आपको स्लोप रिफ्लेक्शन बताऊंगा या जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बताऊंगा तो वो इस चीजें इसमें काफी ज्यादा काम आएंगी। नोट कर लीजिए। तो एक और छोटा सा चीज है, मैं उसको आपको बता दूं कि इनका जो मैं डायग्राम लेता हूँ, डायग्राम में किस तरह दूंगा, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इरेज करता हूँ।
या फिर ऐसा करते हैं रहने दीजिए, ठीक है, या फिर ऐसा करते हैं आज रहने देते हैं, 1 घंटे के करीब हो गया है, आज रहने देते हैं। रिलेशन मैं आपको कल बता दूंगा, रिलेशन बताने के बाद मैं कल जस्ट आपको न्यूमेरिकल भी लगवा दूंगा, ठीक है, रहने देते हैं। तो कर देता हूँ मैं। अब आप जैसा जानते हैं मेरा ये लेक्चर नंबर 9 था। लेक्चर नंबर 10 में आपको सारे लोग कैल्सी के साथ कीजिएगा, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स लगेंगे तो मैं आपको उसके पहले कैल्सी के बारे में लिख चुका हूँ। मैं भी आज कैल्सी नहीं ला पाया हूँ, कैल्सी एक्चुअली मेरा खराब हो गया, मुझे भी किसी से मांगना पड़ेगा। तो फिर कैल्सी मैं भी कल लेके आता हूँ और आपको भी कल कैल्सी लेके आइएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद कल से हम न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे। तब तक के लिए कल मिलते हैं, थैंक यू।